मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट लागू हुआ था? आखिर वो कौन सा राज्य था? चलिए आपको इसके लिए मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले वैट लागू हुआ था। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए। चलिए तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही, क्या बात है यार। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। बेसिकली दोस्तों सबसे पहले वैट आपका हरियाणा में लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? दोस्तों इस जो फोटो है इसमें पिक में आप देख रहे होंगे, ये आपका अर्थशास्त्र के जनक है। किसको आके अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ये जो फोटो है दोस्तों एडम स्मिथ की है, जिन्हें हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? ठीक है, तो मेक इन इंडिया जो आपका कार्यक्रम है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, इसका लोगो दोस्तों इस प्रकार है। आपने काफ़ी आज तक वगैरह आपने मीटिंग्स देखी होंगी मेक इन इंडिया की, दोस्तों इस प्रकार का लोगो होता है जिसमें दोस्तों शेर रहता है। ठीक है, मेक इन इंडिया का लोगो, इसमें शेर आपका आंसर हो जाएगा। ढहाता हुआ शेर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक संस्था में महिलाएं कार्यरत हैं? आखिर भारत में कौन से उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं कार्यरत हैं? तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये सब बागान है, चाय की बागान है। तो ये सब चाय की बागान है जिसमें चाय का दोस्तों चाय की बागानों में सबसे ज़्यादा महिलाएं कार्यरत रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये चाय उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में दोस्तों नेपा नगर आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आप फोटो देख ही रहे होंगे, ये बेसिकली फोटो किसकी? दोस्तों मैं हर क्वेश्चन में आपको पिक के माध्यम से क्वेश्चन करा रहा हूँ आंसर। ठीक है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद रहें। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ो और कल भूल जाओ, है ना। ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं करा रहे हैं आपको। और दोस्तों बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने में, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद मिल सके, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नेपा नगर में बेसिकली जो आप जो फैक्ट्री देख रहे होंगे, ये सब फैक्ट्री कागजी फैक्ट्री है। अखबारी कागज़ की फैक्ट्री है। अखबारी कागज़ इस प्रकार से बनते हैं आपके। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अखबारी कागज़ के लिए फेमस है आपका नेपा नगर। मध्य प्रदेश में नेपा नगर है जो कि फेमस है अखबार कागज़ के लिए। यहाँ पर अखबार वाला कागज़ की फैक्ट्रियाँ हैं। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आप यहाँ फोटो में देख रहे होंगे चूड़ियाँ हैं, ये सब चूड़ियाँ आपने अपनी मैडम को भी पहनाई होंगी। तो फिरोजाबाद दोस्तों ये आपका बेसिकली कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है पूरे विश्व भर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यूपी में दोस्तों आपका फिरोजाबाद आता है। एसर ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? एसर ऑयल द्वारा दोस्तों जो तेल रिफाइनरी की स्थापना आखिर कहाँ पर की जा रही है? दोस्तों ये जो फोटो है आप नक्शा देख रहे होंगे, ये वाला इलाका जो कि गुजरात है, गुजरात में दोस्तों की जा रही है। गुजरात में जामनगर है, जामनगर में एसर ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो आपका जामनगर में यहाँ पर तेल फैक्ट्री है। ठीक है, जो कि एसर ऑयल द्वारा लगाई गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जामनगर हो जाएगा, जो कि गुजरात में आपका आता है। ठीक है, ये आपका जामनगर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपका, अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? दोस्तों जो आपका लीलैंड नाम के जो ट्रक होते हैं उनका उत्पादन आखिर किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? आपने देखे होंगे दोस्तों अशोक लीलैंड के जो ट्रक आते हैं, ट्रकों में ट्रक मोस्टली अशोक लीलैंड के आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो घराना है ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो बिजनेस है ये आपका हिंदुजा फैमिली चला रही है। ऑप्शन नंबर डी हिंदुजा फैमिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी जनरेशन दोस्तों हिंदुजा फैमिली की है, जो कि परमानंद है, फिर हिंदुजा थे जिन्होंने संस्थापक थे, जो फिर इनके बेटे इस प्रकार हुए। और अब आपके समय वर्तमान अंबिका है, अशोक की जो बेटियाँ थी अंबिका थी, ये सब आप देख सकते हैं। इनका पूरा मैंने चार्ट आपको दिखाया है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं। और अशोक जो लीलैंड है इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, परमानंद हिंदुजा के बेटे के नाम अशोक के नाम पर है, अशोक लीलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? औद्योगिक दृष्टि में दोस्तों सबसे टॉप पर राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र आपका औद्योगिक दृष्टि से सबसे टॉप पर है। महाराष्ट्र दोस्तों आपका ए है बच्चा, महाराष्ट्र आपका ए है। ठीक है, यहाँ पर आपके औद्योगिक बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर आपके इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र
आपका बिल्कुल सही आंसर जो दोस्तों पेट्रो रसायन का सबसे, और पेट्रो रसायन के लिए यहाँ पर पेट्रो रसायन की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो आपकी सब जामनगर वगैरह में हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जामनगर, ठीक है। जामनगर दोस्तों आपका ए वाला इलाका है, ठीक है भाई, गुजरात आपका ये आता है, यहाँ पर जामनगर है, ठीक है। जामनगर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जामनगर टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी ल्यूसेंट जीके की टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न की ई बुक नहीं ली है तो साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा बड़े भाई की तरह कि दोस्तों इस ई बुक को आप ले लीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, जैसे क्लास में आपको कंटेंट फोटो के पिक्चर के फॉर्मेट में कराता हूँ, वैसे ही दोस्तों इस ई बुक में सेम वही कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस ई बुक में आपको सारा कंटेंट चैप्टर वाइज मिलेगा। चैप्टर वाइज दोस्तों मतलब आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में मिलेगा, एंशिएंट फिर मेडिवल फिर मॉडर्न, मतलब आपको जैसे आपके टेक्स्ट बुक में रहता है वैसी कंटेंट, और सारे सब में फोटो मिलेंगे, लगभग 1000 फोटो आपको इसमें सब में मिलेंगी, ठीक है। 10% दोस्तों सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस वही क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। तो जीके का मास्टर पीडीएफ आप लोग दोस्तों जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, इस पर ऑफर चल रहा है जो कि मिनिमम शुल्क में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों मैं ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, किसी प्रकार का डाउट हो ना इस नंबर से भी आप संपर्क कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिए, कि वन ऑफ द बेस्ट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हुआ, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर जिसमें जीके आता हो, तो उन सब के लिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी ई बुक से मिलेंगे। पिक्चर दोस्तों हमें चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, जैसे मैं केरला का कोई आंसर रहेगा तो मैं प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से मैंने मैप के माध्यम से समझाया, ताकि आपको दोस्तों एक साथ 5 क्वेश्चन तैयार हो जाए, है ना। मैप से दोस्तों हमें माइंड मैप से हमेशा चीज़ें याद रहती है, हम कभी नहीं भूलते हैं, तो इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? आखिर कौन सा नगर है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जानते हैं? दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली भी हम इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेंगलोर। बेंगलोर को दोस्तों हम लोग, जो कि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, इसको दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी यानी कि सिलिकॉन वैली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। बेंगलोर आपका ये IT हब है साथियों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा IT कंपनी आपको यहीं पर मिलेंगी, और स्टार्टअप नगरी भी भारत की यही है। यहाँ पर दोस्तों आपका ये, ठीक है, ये आपका बेंगलोर है, यहाँ पर अरेबियन सी है आपका बगल में, अरेबियन सी है सब, है ना। बगल में आपका केरला भी लगा हुआ है, ये केरला वाला रीजन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? दोस्तों 1818 में पहला जो सूती वस्त्र कारखाना आखिर किस क्षेत्र में शुरू हुआ? दोस्तों 1818 का जो सूती वस्त्र कारखाना है ये आपका कौन से क्षेत्र में शुरू हुआ? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट से अपना उत्तर बताइए। दोस्तों 1818 का जो सूती वस्त्र कारखाना है ये आपका पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुआ था। ये आपका जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर शुरू हुआ था, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर आपका शुरू हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से किसने अखबार की जीवन कथा लिखी थी? तो दोस्तों अखबार में बोल दिया गलती से, अकबर की जीवनी आखिर किसने लिखी थी, यानी कि अकबर की जीवनी किसने लिखी थी? तो अकबर की जीवनी बेसिकली लिखी है अबुल फजल द्वारा लिखी गई। जो फोटो में आप देख रहे हैं ये आपके अबुल फजल है। अकबर के दोस्तों 9 रत्न थे, ठीक है, इसमें अबुल फजल भी आपके 9 रत्न में आते थे, जिसमें मियाँ तानसेन थे, अब्दुल फजल थे, फ़कीर उद्दीन थे, ये सब आपके दोस्तों अकबर के, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, ये सब आपके फैजी, ये सब अकबर के 9 रत्न में थे, ठीक है। राइट आंसर आपका अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा राजा टोडरमल। राजा टोडरमल दोस्तों सब भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे, और ठीक है बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे। एक हिंदू विद्वान थे राजा टोडरमल, जो कि इनकी 9 रत्न में शामिल थे, ठीक है, और ये आपके फाइनेंस बेसिकली मिनिस्टर थे अकबर के साम्राज्य में, ठीक है। चलिए ये सब पूरा भू राजस्व देखते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम है? दोस्तों ये अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या फिर पूजा गृह था ये वाला, जिसका दोस्तों नाम है बिल्कुल सही, जिसका नाम है आपका इबादत खाना, जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया था। इबादत खाना जो कि एक पूजा गृह था, और या उपासना भवन था, इबादत खाना, ठीक है, ये आपका इबादत खाना है, ठीक है। चलिए सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो दोस्तों ये आपके अकबर के शासनकाल में तानसेन जो संगीतकार तानसेन थे और बैजू बावरा थे। तानसेन दोस्तों आपके ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ग्वालियर राजघराने से बिलोंग करते हैं, आपके अकबर के शासनकाल में थे।
ठीक है, और तानसेन तो खैर उसमें नौरत्न में शामिल था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो दोस्तों रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं, ये बेसिकली आपके अकबर के शासनकाल से संबंधित थे, अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? दोस्तों अकबर जब युवा थे तो उसका संरक्षक था बेसिकली बैरम खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये आप पिक देख रहे हैं बैरम खान की पिक है, ये सीरियल की बेसिकली पिक है, बैरम खान इसमें बना था जो अकबर का संरक्षक था। अकबर का मतलब पूरा संरक्षण किया था, फिर उसके बाद ये बदल गया था बैरम खान, फिर उसके बाद अकबर ने इसके खिलाफ मतलब इसके साथ युद्ध किया था और फिर इसको हरा दिया था युद्ध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बैरम खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों राजा बीरबल की उपाधि बेसिकली दी गई थी, बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महेश दास राइट आंसर हो जाएगा। महेश दास को दोस्तों राजा बीरबल की उपाधि दी गई है। और अकबर बीरबल की तो आपने कहानी सुनी है, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, और जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, और ये अकबर थे और ये बीरबल थे। अकबर पूछते थे भाई बीरबल से बताओ क्या है, तो मतलब पूरा बहुत शानदार कहानी है क्योंकि आपने पढ़ी होंगी बचपन में। ठीक है, इनका जो बीरबल थे, इनका जो कि बहुत चतुर थे बीरबल, इनका नाम था महेश दास। चलिए, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, जो ग्रैंड ट्रंक जो रोड है वो जोड़ती है, किसको जोड़ता है? तो ग्रैंड ट्रंक जो सड़क है बेसिकली कोलकाता और अमृतसर को कनेक्ट करती है, कोलकाता से अमृतसर कनेक्ट करती है, यहाँ ये कोलकाता से लेके अमृतसर तक यहाँ कनेक्ट करती है। ठीक है, बेसिकली लाहौर वाला इलाका अब बंद हो गया, पहले जब आपका 1947 से पहले काबुल तक ही जाती थी रोड, अब ये बंद हो गया ये वाला रोड, और अब आपका अमृतसर से लेकर बेसिकली कोलकाता और अमृतसर को कनेक्ट करती है GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण दोस्तों शेरशाह सूरी ने करवाया था, और जो कि सूरी वंश का संस्थापक था, इसका मकबरा आपका सासाराम बिहार में है। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भाई आके कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिससे प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी प्रेस की आज़ादी है। भाई प्रेस कुछ भी बोल सकती है ना, क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ भी बोल सकती है, तो भाई वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल आपका आर्टिकल 19 है, ऑप्शन नंबर आर्टिकल 19, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार प्रेस को दिया गया है। ठीक है, चलिए, भारत की संघीय व्यवस्था पालिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की जो संघीय जो व्यवस्था पालिका है इसको आखिर किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम संसद के नाम से जानते हैं। संसद अब हमारी भारत की संघीय व्यवस्था पालिका होती है, पूरी व्यवस्था जमाती है। ठीक है, चलिए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के दोस्तों कितने सदन है बताइए? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक आपका अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। चलिए, अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है? तो दोस्तों संसद की लोकसभा है जिसमें आपके सांसद बैठते हैं। ठीक है, लोकसभा है, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लोकसभा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? दोस्तों भारत की पार्लियामेंट, ये संसद जो आप देख रहे हैं ये पे संसद है भारत की, तो भारत की संसद का जो उद्घाटन है ये कब हुआ था? तो ये इसका उद्घाटन आपका 1927 में हुआ था भारत की संसद का। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, लोअर हाउस अपर हाउस का, जो 17वां आपका वो करता है वो आपका भारत के राष्ट्रपति, जो कि अभी वर्तमान आपकी हाल ही में चेंज हुई है, जो कि द्रौपदी मुर्मू है, और जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं, जो कि उड़ीसा से ताल्लुका रखती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति भारत का प्रेसिडेंट। चलिए, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो संसद का किन सदस्यों को हम लोग गैर सरकारी सदस्य कहते हैं? ठीक है, तो गैर सरकारी सदस्य हम लोग मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। ठीक है, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? भारत सरकार के जो निर्णयानुसार जो भारत सरकार आके कितना बोलते कि संसद एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि आके खर्च कर सकता है, विकास के लिए कितनी राशि आवंटन करवा सकता है कम से कम? तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे पिक में, ये सांसद हैं। भाई बताओ आखिर कौन से स्टेट की मतलब कहाँ की सांसद हैं ये? ठीक है, वे बहुत ही सुंदर लड़की हैं जो कि सांसद हैं, और ये कहाँ की सांसद है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो बच्चा भारत सरकार द्वारा जो सांसद होता है, सांसद बेसिकली संसद का एक सदस्य यानी सांसद कम से कम 5 करोड़ रुपये आवंटन कर सकता है, और ज़्यादा भी कर लेता है। भाई बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट की जिसमें और ज़्यादा भी इसके मतलब
हाईवे निकल रहा है यार, और भी बहुत सारी चीज़ हो रही है। तो सांसद यार बहुत सारा भी कर लेते हैं, लेकिन मिनिमम 5 करोड़ रुपये तो आवंटन रहता है सांसद के पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 5 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो एयरपोर्ट बन रहा है आपकी जगह पे, तो भाई सब कुछ चीज़ें आती हैं, है ना, समझ रहे हैं आप बात को। मतलब एयरपोर्ट बन रहा है, पूरा सेंसन सांसद भी करेगा, उसमें कलेक्टर साहब के भी सिग्नेचर होंगे, बहुत लोगों के सिग्नेचर होते हैं। मतलब हाई भी आपका निकल रहा है, तो सांसद ही तो सब चीज़ें लाता है ये सब, है ना। तो बहुत सारे मतलब मिनिमम 5 करोड़ रुपये आवंटन सांसद को किए जाते हैं। चलिए, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? दोस्तों, कोई भी संसद का सदस्य यानी सांसद की जो अयोग्यता है उसके संदर्भ में कोई भी निर्णय है वो आपका भारत का राष्ट्रपति लेता है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति चाहेगा तो संसद को हटा भी सकता है। ठीक है, सांसद को हटा भी सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? जो भारत की संचित निधि है जिससे धन निर्गम है, धन निकालने पर किसका आखिर नियंत्रण है? तो इसमें बेसिकली जो संसद राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद। ठीक है, संसद पर इसका नियंत्रण है। संसद चाहे तो संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सांसद उसके लिए ज़्यादा सांसद होने चाहिए और संचित निधि मतलब जो हमारा पैसा रिजर्व रहता है उससे पैसा हम निकाल सकते हैं। तो पूरा नियंत्रण संसद के पास रहता है इसका। ठीक है, संचित निधि का। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन शासकों में किस शासक का काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है? कि मुगल कालीन शासकों में से कौन सा शासक है जिसके काल को हम चित्रकारी का स्वर्णकाल कहते हैं? तो ये जहांगीर काल को हम लोग चित्रकारी का स्वर्णकाल कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर चित्रकार का बहुत ज़्यादा शौकीन था, ये चित्रकला का बहुत ज़्यादा प्रेमी था, जिसका शासनकाल आपका 1605 से लेकर 1627 चला है। जो आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, ये जहांगीर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो जहांगीर को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था भाई? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों बताइए कब हुआ था? दोस्तों, ये फोटो देख रहे होंगे, गौतम बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, जब दोस्तों ज्ञान की खोज ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उस समय की फोटो है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध दोस्तों जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनका जो जन्म है वो आपका 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु जो कि लुम्बिनी में आता है, लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, जो कि शाक्य वंश के थे। ठीक है, और ये नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों गौतम बुद्ध को बोध गया में हुई, पीपल का जो वृक्ष के नीचे यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और ये आपकी रिजुपाल का नदी है और इसके पीछे दोस्तों किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर 6 साल दोस्तों गौतम बुद्ध ने तपस्या की, जाके गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र भाई कौन सा था? तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा का केंद्र आपका बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा विक्रमशिला। दोस्तों, ये फोटो में देख रहे होंगे आप, ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, जो कि अब तो पूरी बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, पूरी तहस नहस हो चुकी है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने, जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? दोस्तों, कलिंग की लड़ाई जो कि 261 से लेकर 262 ईस्वी पूर्व में हुई थी और उसमें दोस्तों भयंकर खून खराबा हुआ था। इससे दोस्तों अशोक बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था और अशोक ने ही अपने 100 भाइयों की हत्या की है। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा दुखी हुए अशोक और फिर उसके बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी गौतम जी आपका अशोक बन गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को उसने मारा काट वगैरह सबसे दूर हो गया था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। और अशोक ने ही अपने बेटे को श्रीलंका, बेटा और बेटिया को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ठीक है, तो ये आपकी मदद की थी चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर सी चाणक्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? ठीक है, तो सांची बेसिकली किसके लिए फेमस है? ये है कुल मिला के। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। चलिए, सांची किस लिए फेमस हुई? सांची का स्तूप दोस्तों बेसिकली बौद्ध धर्म का स्तूप है, जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन भाई बौद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वो आपका तो कौन था भाई? जो आपका दोस्तों फिर से सुनिए बात को, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो कि एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, यानी कि मैथमेटिशियन था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट दोस्तों एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ हुआ करता जो कि गुप्त शासन काल में था। ठीक है, आर्यभट्ट।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक यानी बीज के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? तो वो आपका है उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों उर्वरक के साथ साथ इस्पात का उद्योग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। उड़ीसा में एक जगह है जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल सही, राउरकेला जगह है उड़ीसा में, और यहाँ पर आपका इस्पात और उर्वरक के लिए फेमस जगह है। ठीक है, उड़ीसा दोस्तों आपका ये है, यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, और यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली खाड़ी है उड़ीसा में। ठीक है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, जूट यानी कि रस्सी। भाई ये जो फोटो देख रहे हैं बच्चा, ये जूट है आपका। ठीक है, ये पेड़ है जूट का और ये आपका जूट है। ठीक है, देख सकते हैं आप फोटो दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपको पिक के माध्यम से बताता हूँ। वही अगर आपने ना देखा हो तो वही देख लो पिक में, है ना। दोस्तों भारत में जो जूट का अधिकतम क्षेत्र कौन सा, मतलब अधिकतम मतलब जूट कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है कुल मिला के भारत में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका है। दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। सूर्य में आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूँ।